आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक 5th सेमेस्टर का, जहां पर हमारा टॉपिक चला हुआ है लेज़र वाला। और लेज़र में आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम। प्रॉपर्टीज में आपको क्या लिखना है कि लेज़र सोर्स, जो भी आपका लेज़र सोर्स है वो आपका डिफरेंट है, इज डिफरेंट फ्रॉम द ordinary source in the property which is, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से, वो फर्स्ट है आपकी डायरेक्शनलिटी। अभी हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायरेक्शनलिटी। सेकंड टर्म आपकी क्या है? इंटेंसिटी। थर्ड जो टर्म है वो आपकी क्या है? मोनोक्रोमेटिसिटी। और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिसिटी से शायद आप फैमिलियर हो, वर्ड क्या होता है ये, लेकिन जब भी बात कर रहे हैं लेज़र की तो लेज़र में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी ये आप लिख सकते हो। इसके बाद जो फोर्थ है वो आपका है कोहेरेंस, ठीक है। जब भी हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बनेगा, पूछेंगे क्या आपसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र बीम में चारों के चारों डिस्कशन भी पूछ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स में अलग अलग से चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका डायरेक्शनलिटी के बारे में, ठीक है। आज के लेक्चर में हम 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका डायरेक्शनलिटी होगा, सेकंड आपका इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो डायरेक्शनलिटी के अंदर क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 2 सोर्स लिखे हैं लाइट के, दैट इज फर्स्ट वन आपका लेज़र सोर्स है, सेकंड आपका ऑर्डिनरी सोर्स है। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप बात कर रहे हो ऑर्डिनरी सोर्स की, तो जिस भी कमरे में आप बैठे हो वहाँ पर जो भी आपको बल्ब ट्यूब जल रही है, वो उसकी जो लाइट है पूरे कमरे में फैल रही है, दैट मीन्स कि वो क्या है? ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन लेज़र बीम के अंदर क्या है? पूरी की पूरे उसमें रूम में आपकी लाइट जो है वो फैलती नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शनलिटी की, तो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? अगर हम नोट्स की बात करें तो आपकी जो किताब है उसके अंदर प्रॉपरली नोट्स के वे में ही दिया हुआ है, तो ज़्यादा जरूरी क्या है? समझना ज़्यादा जरूरी है। लिख तो हम अपनी लैंग्वेज में भी सकते हैं। तो डायरेक्शनलिटी अगर हम ऑर्डिनरी सोर्स की बात कर रहे हैं तो वो हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, ऑल डायरेक्शन में अपनी लाइट को देता है। इन ऑल डायरेक्शन के अंदर आपका ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है? लाइट को फैला रहा है या दे रहा है आपको। लेकिन मान लो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लैब के अंदर जब हम जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी आपने यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, सपोज जो कि आपको लाइट दे रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लाइट चाहिए है, तो आपको यहाँ पर एक अपर्चर फिक्स करना पड़ेगा। वो अपर्चर क्या करेगा? सिर्फ एक, यानी कि इतने पोर्शन में जो लाइट इसके अंदर एंटर करेगी वही आपकी एक्सपेरिमेंट तक पहुँच पाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लाइट वहाँ पर पहुँच सकती है। ये तो है बात ऑर्डिनरी सोर्स की, कि अगर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको लाइट चाहिए है तो आपको एक अपर्चर फिक्स करना पड़ेगा, ताकि जो लाइट है सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाए और डायरेक्शन में ना जाए, ओके। लेकिन लेज़र बीम में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर एक्चुअली ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होता है, जो यानी कि जो लाइट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेज़र लाइट की, ये उसकी एक्सिस है, सपोज ये आपकी एक तरीके से लाइट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये कोई अपर्चर नहीं है। सपोज कि ये आपकी लेज़र बीम है, ये बीच में जो मैंने बनाई है इसको बोलते हो इसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस, यानी कि एक तरीके की बीच की एक्सिस है ये। इसके अंदर से क्या कर रही है, आपकी जो लाइट है वो पूरे के पूरे उसमें जा रही है।
अब ऐसा नहीं है कि जितनी दूर तक आप लाइट को पहुंचाना चाहते हो पहुंच जाएगी। लेज़र जो बीम है वो भी डाइवर्ट करती है, यानी कि डाइवर्ज होती है आपकी। डाइवर्ज करना या फिर अगर आप बात कर रहे हो डाइवर्जन वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो लाइट भी आपकी डाइवर्ज करती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाने के बाद डाइवर्ज करती है या फिर डायफ्रैक्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लेज़र में अगर बात कर रहे हैं कुछ एक डिस्टेंस तक, तो वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही चलती है। एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वो ही डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी आपकी लेज़र सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अगर हम बात करें इसकी लेज़र बीम की, तो डायरेक्शनलिटी इसके अंदर हम लिखेंगे पर्टिकुलर कि डायरेक्शनलिटी ऑफ लेज़र बीम is measured in full beam divergence, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सपोज कि ये आपकी एक्सिस है जिसको ये बना रही है जो बीच वाली, ये आपकी एक्सिस है, ये आपका आउटर एज है, ये यहाँ पर जो सेंटर पर जितनी भी आपकी लाइट होगी, यहाँ पर अगर हम आउटर एज की बात करोगे, वैसे तो कुछ डिस्टेंस तक तो वो सिमिलर होगी, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर अप करने के बाद वो क्या होती जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्ट होती जाएगी, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, डाइवर्जेंस। या फिर हिंदी में अगर हम बात करें डाइवर्जेंस आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि जो लाइट है वो विचलित हो जाती है। डाइवर्जेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, विचलन होता है। या फिर इससे भी समझ नहीं आ रहा है वर्ड से, तो आप यहाँ पर डेविएशन भी लिख सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ वो भी हम डिस्कस करेंगे कितनी है, यहाँ से इस तरीके से। अगर हम डायरेक्शनलिटी की बात कर रहे हैं तो उसको हम एक एंगल की टर्म में डिफाइन करेंगे कि कितनी स्प्रेड हो रही है आपकी लाइट, और जितना भी आपका एंगल सेंटर के ऊपर बनता है, यहाँ पर जाने के बाद वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, कम। यानी कि अगर हम आउटर एज की बात करें तो जो आउटर एज है, अगर आउटर एज को आप डिफाइन करना चाहते हो किसके अंदर, लेजर बीम के अंदर, आउटर एज ऑफ लेजर बीम इज 1/e टाइम्स, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, 1/e टाइम्स टू द सेंटर ऑफ लेजर बीम। यानी कि यहाँ की अगर बात कर रहे हो तो आउटर एज पे, आउटर एज को कैसे डिफाइन करना है, लेजर बीम में आउटर एज आपका वो एज होता है जहाँ पर आपकी जो लेजर बीम की डायरेक्शनलिटी है या फिर इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाए, 1/e टाइम्स अगर हो जाए, सेंटर से जितनी भी इंटेंसिटी है या फिर जितनी भी उसकी डायरेक्शनलिटी है, एज पे आने के बाद वो क्या हो जाएगी, उसका 1/e टाइम्स। और आपको पता है मैथमेटिकली कि 1/e टाइम्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिके या फिर एक्सपोनेंशियली मतलब ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। ज़्यादा का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सेंटर पर अगर मैक्सिमम है तो अगर एज तक जाते जाते वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आपने एंगुलर स्प्रेड लिया है, कहाँ तक ये फैल सकती है लाइट, उसको अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगुलर स्प्रेड बोल सकते हो आप। ठीक है, एंगुलर स्प्रेड। और जो भी आपने यहाँ पर डायमेंशन लिया है, यहाँ पर d आपका अपर्चर है, ठीक है, आप अपर्चर समझ रहे हो, और यहाँ पर लैम्डा क्या लेनी है आपको, जो लाइट है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी ही होगी, तो वो लेंथ कितनी है आपकी, लैम्डा। अब हम वो डिस्कस करते हैं कि कितनी लेंथ तक आपकी डायरेक्शनलिटी बनी रहती है लेजर बीम के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कितनी होगी वो अभी हम लिखते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है यहाँ पर है ना, अगर आप इस लेक्चर से भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट आपको बताया था ऑर्डिनरी सोर्स के बारे में बताना है कि डायरेक्शन कैसी होती है, उसके बाद कंप्लीट लिखा है मैंने कि अगर लेज़र बीम की डायरेक्शनलिटी की बात कर रहे हो तो ये लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि कितनी डिस्टेंस तक आपकी लाइट अप्रोच कर सकती है, तो यहीं पर लिख देती हूँ मैं उसको, वो ये आपको यहाँ पर थ्योरी के अंदर भी लिखना है। जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम में भी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना होता है कि यहाँ पर इस चीज़ से हमारा ये मतलब है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये आपकी इसके बराबर होती है d² बाय लैम्डा।
जो d है यहाँ पर आपका क्या है, डायमीटर है, ठीक है, और ये जो लैम्डा है आपका, ये क्या है आपका, वेवलेंथ है, किसकी, लेजर बीम की। अगर आप ध्यान से देखें, आप तो बोल रहे हो कि आपने लेंथ बोला है, लेकिन आपने लिखा है d स्क्वायर बाय लैम्डा, तो ध्यान से देखें, लैम्डा मतलब एक तरीके से अपर्चर है, यानी कि ये चीज़ है, अपर्चर मतलब एक तरीके से उसका डायमीटर d की बात की हमने, ये उसका अपर्चर है, वो भी एक तरीके से किसके अंदर है, लेंथ के अंदर ही लोगे। नीचे भी क्या है आपकी लेंथ, एक लेंथ से अगर एक लेंथ को काटोगे तो आपका क्या बचेगा, लेंथ ही बचेगा। तो यहाँ पर ये आपकी एक्चुअली लेंथ ही है, लेकिन आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, किसके लिए, स्पेशली लेज़र बीम के लिए आपको ये लिखना है कि इतनी डिस्टेंस तक आपकी डायरेक्शनलिटी बनी रहेगी, किसके अंदर, लेज़र बीम के अंदर। अब यही फॉर्मूला हमने क्यों लिया है, क्योंकि लैम्डा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस भी वेव की आप बात कर रहे हो, मतलब लेज़र बीम है, वेवलेंथ तो होगी उसकी जब वो चलेगी। और यहाँ पर अगर हम डायफ्रैक्शन इफेक्ट को ले लें कि डायफ्रैक्ट होगी वो थोड़ी दूर जाने के बाद, तो आप अगर हम डायफ्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर एक इक्वेशन होती है डायफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो आपको इस चीज़ को इसके साथ रिलेट करना ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने लेज़र बीम ऑफ लाइट की जो डिस्टेंस है वो कितनी लिखी है, d स्क्वायर बाय लैम्डा। और अगर आप बात कर रहे हो ये एंगल की, यानी कि अगर ये एंगुलर की बात कर रहे हो कि एंगुलर स्प्रेड कितना स्प्रेड होगी वो, तो थीटा आपका किसके बराबर आएगा, बीटा लैम्डा बाय में d। ये मैंने कहाँ से लिखा है, जो भी आप +2 के अंदर आपके ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वहाँ से, कि जो थीटा है वो इतना आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी डायरेक्शनलिटी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर अगर हम बात करें, अर्थ से आपने लेज़र बीम को छोड़ा है कहीं पे ले जाने के लिए, या फिर अगर आप मून पर पहुंचाना चाहते हो उस लाइट को, तो वैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लेज़र बीम यूज़ करोगे तो आप सिर्फ कुछ किलोमीटर तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करोगे तो किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लेज़र बीम में आप क्या कर सकते हो, कुछ मीटर तक लेज़र बीम की लाइट आपकी जा सकती है। ये 36,000 कुछ आएगी, कितने किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा था किसका, डायरेक्शनलिटी का। मेन चीज़ इसमें सिर्फ यही है कि जो लेज़र बीम है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाती है, सिर्फ इतना ही है जो मेन चीज़ है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपकी लेज़र लाइट है, इतने एंगुलर से वो स्प्रेड होगी, इतनी लेंथ तक वो जा सकती है, ये आपकी एक्सिस है। और अगर आप डायफ्रैक्शन को कांटेक्ट में ले रहे हैं, मतलब कंसीडर कर रहे हैं, तो आपकी जो लेंथ है वो d स्क्वायर बाय लैम्डा आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंटेंसिटी। एक बार लेज़र में इंटेंसिटी से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी जब वर्ड यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इंटेंसिटी का मतलब आपका एक तरीके से जैसे लाइट डिम है, मतलब ये बोल देते हैं हम कि लाइट डिम है या फिर लाइट तेज है, इस तरीके से। इंटेंसिटी का मतलब अपने दिमाग में अगर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो 2 मिनट के लिए वो ठीक है कि इंटेंसिटी का मतलब डिम से डिम लाइट है या तेज लाइट है, उसे आप समझ सकते हो। या फिर कई इसको क्या करते हैं, इंटेंसिटी को जैसे आपकी तीव्रता होती है ना, यानी कि कितनी तेज है, कितना तेज है, कितना मंदा है, यानी कि उसी सेंस के अंदर आते हैं, ये समझ लेते हैं। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की तो पहले इंटेंसिटी समझ लेते हैं। लेज़र बीम के लिए इंटेंसिटी क्या है अभी डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है आपका, वैसे तो इसका मतलब नंबर से होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे, यहाँ पर आप नंबर से लगा लो, दोनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो इंटेंसिटी वहाँ पर क्या होती है, नंबर ऑफ अ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, एनर्जी है आपकी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लेज़र में भी अगर आप इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लेज़र के लिए इंटेंसिटी नहीं बतानी है, सिर्फ नॉर्मल इंटेंसिटी बतानी है कि होती क्या है,
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि कितने एरिया से और कितने टाइम में आपकी एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी आपको गेन हो रही है, उसको आप क्या बोलते हो, इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनरी सोर्स की बात कर रहे हैं तो जो इंटेंसिटी है उसकी बहुत कम होती है, यानी अगर हम 100 वॉट का बल्ब ले लें एक और 1 वॉट का लेज़र ले लें तो उसमें देखेंगे हम कि कितनी इंटेंसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, या फिर आप एक्चुअली इसको कैसे समझ सकते हो, एक तो लेज़र लाइट लो, एक ऑर्डिनरी लाइट लो, दीवार पर डालो उसको, जितने आपने यहाँ से एनर्जी, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर से दीवार के ऊपर डाली है उतनी ही आपको दीवार के ऊपर मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बल्ब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जितनी इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, जब पर्टिकुलर एक पूरे रूम के अंदर आप लाइट को मेजर करोगे तो वो थोड़ी सी डिम है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का उस सेंस में हम यहाँ पर समझेंगे कि इंटेंसिटी क्या है। अब बात करते हो, इंटेंसिटी हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लेजर। कंपेयर करके ज़्यादा अच्छे से कवर होगा हमें कि लेज़र की इंटेंसिटी क्या है, और अगर हम एक ऑर्डिनरी सोर्स या एक बल्ब की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या करेंगे। हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक साइड हम निकालेंगे इंटेंसिटी, यहाँ पर हम लेज़र की निकालेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डिनरी सोर्स की निकालेंगे, और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली पता है हमें कि इंटेंसिटी तो आपकी लेज़र बीम की ही ज़्यादा है, लेकिन एक बार उसको समझ लेते हैं कि कैसे आया है। अगर आप मान रहे हो, पहले सबसे पहली बात तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका पावर पर यूनिट एरिया। दोनों में फॉर्मूला आपको एक ही यूज़ करना है। यहाँ पर भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या है, पावर बाय में एरिया, और यहाँ पर भी है आपका पावर बाय में एरिया। यहाँ पर जब मैंने जो बल्ब लिया है ना, वो उसकी जो पावर है वो मैंने ले ली कि 100 वॉट की है। क्लियर है इतना, 100 वॉट की पावर है। अगर एरिया की बात कर रहे हो, ये जो वॉट लिख दिया इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये क्या है, पावर है। अब अगर आप बात कर रहे हो एरिया की, तो एरिया के अंदर अगर ऑर्डिनरी रिसोर्स है तो वो चारों तरफ लाइट को फैलाएगा, चारों तरफ इन द सेंस की जो एंगल है वो 4 पाई की सेंस में बनेगा, हर डायरेक्शन में फैला रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो, अगर आप कंसिडर करोगे तो सपोज कि आपने 10 सेंटीमीटर ले ली, तो एरिया हो गया आपका, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई, रेडियस को मैंने 10 सेंटीमीटर लिया है भाई, इसका मतलब ये है कि जब मतलब लाइट आप तक आएगी तो जो सोर्स है वो आपसे ये कंसिडर करो कि 10 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो भी हमने यहाँ पर आर लिखा है इसका स्क्वायर कर दो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और यहाँ से आई निकालोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, पावर आपको पता है 100 है, ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करो 4 पाई मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो जब सोल्व करके देख लेना एक बार, इसकी वैल्यू आएगी 0.08, और जो इंटेंसिटी है वो किसके अंदर होती है आपकी, पावर बाय में एरिया है, तो पावर के लिए यूनिट होगी आपकी वॉट, और एरिया के लिए अगर आर को आपने सेंटीमीटर में कंसिडर किया है तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी आएगी, यानी 10 सेंटीमीटर दूर रखा था आपने ऑर्डिनरी सोर्स को, आप तक जो लाइट आई वो कितनी पहुंची, 0.08 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। लेजर के अंदर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एरिया नहीं कंसिडर करना है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एरिया के अंदर यानी पावर तो आप कितनी लोगे, इसमें 1 लेके चलो, ध्यान रहे यहाँ पर पावर आपने 100 वोट ली है, लेजर कितने वोट की ली है मैंने, सिर्फ 1 वोट की। तो इसका मतलब है कि P की वैल्यू अंडरस्टूड है आपको 1 है, लेकिन जब भी बात कर रहे हो एरिया की तो यहाँ पर एरिया आपको क्या कंसिडर करना है, पाई आर स्क्वायर कंसिडर करना है। लेकिन क्योंकि जब अभी हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था तो उसकी डायरेक्शनलिटी अगर इस फैक्टर को कंसिडर करोगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, और आर की वैल्यू भी आपकी एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि हम
लेज़र के बारे में बात कर रहे हैं और लेज़र के बारे में जो रेडियस है वो होती है आपकी लैम्डा डी बाय में स्क्वायर। ये क्यों होती है आर की वैल्यू? बिकॉज अगर आप डायफ्रैक्शन इफेक्ट को कंसीडर करेंगे लेज़र बीम के अंदर तो आपकी आर की वैल्यू ये आएगी। एक्चुअली बेशक हम लेज़र यूनिट पढ़ रहे हैं लेकिन बाकी के जो फैक्टर हैं वो भी मैटर करते हैं। अगर आप इसको एक लेंस की तरह ही कंसीडर करो तो लेंस वाले फैक्टर में जो आर की वैल्यू है लैम्डा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि लेज़र पढ़ रहे हो, वहाँ पर जो बीम है उसकी लैम्डा सपोज आपने कितनी कंसीडर की है 0.6 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर पावर आप माइनस में लेके चलेंगे, सपोज की -6 सेंटीमीटर ली है। जो एफ की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर एफ आएगा, फोकल लेंथ आएगा, जो फोकल लेंथ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। ए को भी मैंने सपोज 10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, सेम ली है हमने जो आर है। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद एरिया आपका किसके बराबर आएगा? एरिया पाई है, लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको बता दी, एफ की वैल्यू मैंने आपको बता दी, ए की वैल्यू बता दी। अब पाई यहाँ पर वैल्यू सारी पुट करेंगे, जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो आएगी आपकी 0.08 मल्टीप्लाई में 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पर 8 आएगा, 8.8 समथिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंटेंसिटी निकाल रहे हो, इसमें भी इंटेंसिटी निकाल रहे हो, यहाँ पर 8 फैक्टर एक्स्ट्रा है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम्स है ये, किसके कंपैरिजन में? ऑर्डिनरी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये थी आपकी इंटेंसिटी का फैक्टर। नॉर्मली हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में नीचे कंक्लूजन के रूप में कि अगर हम ऑर्डिनरी सोर्स तो हमने 100 वॉट का लिया था, उसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन लेज़र की जब बात कर रहे हो तो वहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक्चुअली लेज़र की अगर आप बात कर रहे हैं तो लेज़र अगर आप ये सपोज कर रहे हैं सामने से लेज़र आ रही है, जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, जितनी उसके अंदर लाइट होगी, वो कंप्लीट हमारी आँख के अंदर एंटर करेगी। किसकी बात है ये? लेज़र की। लेकिन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट में जितनी भी उसकी इंटेंसिटी होगी हमारी आँख के अंदर जब वो एंटर करेगी तो उसका बिल्कुल स्मॉल पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि बाकी की वो फैल रही है, लेकिन लेज़र में वो क्या नहीं कर रही है? फैल नहीं रही है, ठीक है। तो फैल तो एक्चुअली इसमें नहीं बोल सकते हैं कि नहीं फैल रही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद है। ऐसा नहीं है कि लाइट जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से डाइवर्ट करना शुरू हो गई है, वहीं से डेविएशन आना शुरू हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो लेज़र आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन आपकी डायरेक्शनलिटी है और सेकेंड आपकी इंटेंसिटी है। नेक्स्ट आपकी मोनोक्रोमेटिसिटी है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही उसके अंदर चलती है, ऐसा नहीं है लाल नीली पीली सारी की सारी उसके अंदर इंक्लूड होंगी, ऐसा नहीं होगा। और कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी लाइट चल रही है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट में हो सकता है कि हर एक फैक्टर का, यानी कि जब वेव चल रही है आपकी तो फेज फैक्टर आपका डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, वेवलेंथ डिफरेंट हो, लेकिन जब लेज़र की बात कर रहे हो तो सेम फेज, सेम लाइट और सेम फ्रीक्वेंसी आपकी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।